Okay. Hello, hello, hello. Good evening, all of you. Good evening, all of you. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो. बस फिर कंटिन्यू करते हैं. ओके. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अब स्टार्ट करते हैं धुआंधार तरीके से. अगेन वही, ठीक है, जो हमने आपसे बोला था कि फिजियो का एक एक चैप्टर हमारा होता जाएगा और ओल्ड चैप्टर के हम पीवाईक्यू साथ में लगाते जाएंगे. तो आज ब्रीद इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के तो हम वही असर्शन रीजन और सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं. अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास, 45 से 50 के आसपास हमारे ब्रीदिंग के क्वेश्चंस होंगे और रिमेनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के पीवाईक्यूज होंगे. यानी दोनों का, ठीक है, कॉम्बिनेशन रहेगा. ठीक है. और जब भी हम जो रिवीजन वाला पोर्शन रहेंगे ना उसमें पीवाईक्यूज भी लेंगे, एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड करेंगे और मैचिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स एटसेट्रा ओल्ड चैप्टर के. नए चैप्टर की सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहेगी, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. क्लियर था बिल्कुल. बस जुड़ते जाओ, तेजी से जुड़ो, फटाफट फटाफट जुड़ो जिससे कि एकदम धुआंधार तरीके से, ठीक है, हम स्टार्ट करें. हाँ, इसमें मेंटी भी रखेंगे पर मेंटी के लिए थोड़ा सा प्री प्लानिंग करनी होती है और थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है उसके लिए, मेंटी के लिए, ठीक है, क्योंकि पर हम वो भी रखेंगे, टेंशन मत करो, ठीक है. पर एक दो सेशन उसके भी लेंगे, फिर देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे कि बेटर आपके लिए क्या है. आप खुद बताना कि बेटर क्या है. पर अभी तो बस मोटिव एक ही है कि आप ड्रॉपर हो, ठीक है. आप इस साल 2023, ड्रॉपर का मतलब है टारगेट आपका 2023 है, मींस आप 12th में भी हो सकते हो और 12th पास आउट भी हो सकते हो, ठीक है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज को डिजाइन किया है, बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए. तो कंटिन्यू करते हैं अगेन. हाँ, सबसे पहले तो आज उसका जन्मदिन है जो वाकई में कह सकते हो कि हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, समझ रहे हो ना, बिलियंस बच्चों के कहां रहता है, समझ रहे हो, हार्ट में रहता है. मीन्स हमारे अलग सर का आज बर्थडे है, ठीक है. और बस हम सब की यही विशेष रहेंगे कि हजारों साल जिए सर, और ऐसे ही हमारे न्यू जनरेशन को मोटिवेट करते रहें और जो धुआंधार, मतलब एक से एक आगे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन जो जनरेट कर रहे हैं, और ऐसे ही नए नए रिवॉल्यूशन, नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में सर का नाम हो, ठीक है. तो ऐसी हम सबकी, ठीक है, टीचर्स की, हमारे बच्चों की, ठीक है, विशेष रहेंगे. तो अगेन कंटिन्यू करते हैं बेटा. आपको पता ही है आज आपके अलग सर का बर्थडे है, जन्मदिन है. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल. कंटिन्यू करते हैं अगेन. हैप्पी बर्थडे सर के लिए, ठीक है. तो आज हमारा जो सेशन है ब्रीद इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं. एनसीईआरटी की लाइनों से ही हमने क्वेश्चंस निकाले हैं, सारे नए क्वेश्चन हैं. आप मान के चलो कि 90% नए क्वेश्चंस हैं, 10% कुछ ओल्ड क्वेश्चन ऐड किए, 10% भी नहीं होंगे और पीवाईक्यूज तो आपके हैं ही, ठीक है. ओके, तो स्टार्ट हो जाओ बेटा. कोशिश करना मुझसे पहले रिस्पॉन्स देने की, और कंटिन्यू करते जाते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है. तेजी से रिस्पॉन्स दो बेटा, तेजी से, मुझसे पहले रिस्पॉन्स दो. क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है. स्टेटमेंट बंद क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द एनाबॉलिक रिएक्शन. स्टेटमेंट 2, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट ड्यू टू इट्स हार्मफुल नेचर. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. तो स्टेटमेंट 1 तो कैसा हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इनकरेक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. एना नहीं, इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. एना माने जुड़ना और कैटा माने टूटना, ठीक है. तो रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कैटाबॉलिज्म हो रहा है. एनसीईआरटी की पहली पैरा की लाइन ही है, ठीक है. हाँ, ये ठीक स्टेटमेंट है सेकंड, क्योंकि यहां क्या बन रहा है, मेटाबॉलिक बेस्ड, ठीक समझ रहे हो ना, मेटाबॉलिक बेस्ड गैस बन रही है CO2, जिसको रिमूव करना जरूरी है, ठीक है. तो वो क्लियर है बिल्कुल. सेकंड स्टेटमेंट. तो
स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आ गया, मिल गया ये वाला फोर्थ ऑप्शन। तो जो बच्चे फोर्थ ऑप्शन लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। उस सिंपल मॉलिक्यूल में ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, एनसीईआरटी के पहले पैरा की लाइन, ठीक है, आप समझ गए ना। सिंपल मॉलिक्यूल का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन थ्योरी में भी समझाया था मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, फटाफट बताओ कौन सा स्टेटमेंट बेटर होगा। तेजी से जुड़ो बेटा, तेजी से, और रिस्पांस मुझसे पहले दो, मुझसे पहले रिस्पांस आना चाहिए, तभी मजा आएगा। स्पीड मेंटेन करनी है आपको, खाली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, आपको स्पीड मेंटेन करनी है। कितनी फास्ट क्वेश्चन कर पा रहे हो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने ये सेशन रखा है, आप समझ रहे हो ना। तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इज टू इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, बिल्कुल राइट, इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं होता। डायरेक्ट ब्रेकडाउन को भाई टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज डाला बर्न कर दिया। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्राफ्ट साइकिल, ईटीसी, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे इसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल, क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यू यूटिलाइज हो रही है किसके लिए, कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सेल परफॉर्म अ वेरियस एक्टिविटी। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। जितने बच्चों ने फर्स्ट लगाया एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, गिविंग below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। लगाओ फटाफट, एनसीईआरटी की लाइन है, खुद बनाए हुए हैं, ठीक है भाई। assertion क्या बोल रहा है, अब देखो, vascularized, सेकंड पैरा पर आ गए हम, ठीक है। vascularized bag called lungs are used by the terrestrial form of the exchange of terrestrial, ठीक है, terrestrial forms, ठीक है, जितनी terrestrial forms होती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, जो एक्वेटिक एनिमल थे वो गिल्स यूज करते थे। फिर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में वैस्क्यूलराइज्ड बैग कहां देखने को मिलते हैं, मॉलस्का, फिर मॉलस्का बोल गया, कहां देखने को मिलते हैं वैस्कुलराइज्ड बैग। आप बोलोगे जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर एनिमल रहते हैं उनके अंदर वैस्कुलराइज्ड बैग डेवलप हो गए थे, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मेमेलिया रेस्पायर थ्रू पल्मोनरी सैक, या पल्मोनरी मतलब लंग से मतलब है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो वैस्कुलराइज्ड बैग इनिशियल फॉर्म में जनरेट हुए थे, जो आगे मॉडिफाइड किसमें हो गए थे, लंग्स के अंदर हो गए थे। भाई एम्फीबिया से मेमेलिया सबके पास लंग्स थे, जो एक्वेटिक नहीं थे। अगर एक्वेटिक कंडीशन होगी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर फिश। तो समझ में आ गया, वैस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड द लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एंड एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल रेस्पायर थ्रू, भाई ठीक है, दोनों सही है, पर ऐसा नहीं बोल सकते ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, क्योंकि वैस्कुलराइज्ड बैग कॉल लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एनिमल, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल फॉर्म के एग्जांपल दे रखे हैं, कॉज नहीं कह सकते, तो बोथ वन एंड बोथ लगा दो सेकंड। assertion and reason are correct but R is not correct। भाई आप ये नहीं कह सकते कि vascularized bag called lungs are used by the terrestrial forms of animals for exchange of gases because, तो ये तो फिर एग्जांपल ही दिए, ठीक है, वो आप नहीं लगा, ठीक है, सेकंड आप लगाओगे यहां पर। जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, गिविंग below are two statement, one is labeled as assertion और other is labeled as reason। अगेन देखो, lungs are covered by the double layered pleura with प्लूरल फ्लूइड, बिल्कुल हमने आपको 2 लेयर बताए थे, एक पैराइटल प्लूरा या प्लूरॉन, एक विसरल प्लूरॉन। विसरल प्लूरॉन वो होती है जो लंग से, विसरा से जुड़ी होती है, जो आउटर साइड होती है, लेटरल साइड होती है पैराइटल प्लूरॉन, और दोनों के बीच में एक लिक्विड फ्लूइड होता है, कौन सा, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्लियर है बिल्कुल, और दोनों मेम्ब्रेन्स को सेपरेट होने से प्रिवेंट भी करता है। तो लंग्स आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, ठीक है, बिल्कुल सही। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, यस। तो लंग्स कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, जो क्या करता क्या है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस, फर्स्ट लगा उसके अंदर, बिल्कुल ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एनसीईआरटी की लाइंस हैं सारी की सारी, ठीक है। आगे चलो,
एनसीईआरटी की लाइंस आपकी रिवाइज होती जाएंगी, आप चाहो एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो, और एक एक पैरा के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं, और पैरा के अकॉर्डिंग ही सीरीज को हमने जनरेट किया, यूं ही रैंडमली नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी आप रिवाइज कर पाओ। तो बहुत सारी चीजें सोची हैं इसके लिए हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिविंग बिलो 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू लेंथ ऑफ थोरेसिक कैविटी, एनसीईआरटी की लाइन, इट डिवाइड एट द लेवल ऑफ 12 thoracic vertebra into right and left primary bronchi, एनसीईआरटी की लाइन। क्या लगाने वाले हो बताओ फटाफट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट हैं, बोथ इनकरेक्ट हैं, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, या स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। क्या लगाने वाले हो फटाफट बताओ। देखिए क्या लगा रहे हो, बच्चे थर्ड भी लगा रहे हैं, बच्चे फर्स्ट भी लगा रहे हैं, कुछ बच्चे सेकंड भी लगा रहे हैं, एक आंसर नहीं आ रहा, यानी एनसीईआरटी की लाइन आपको दिमाग में नहीं है। एक आंसर हो तब एनसीईआरटी समझ में आएगी, मैक्सिमम थर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, मुझे पता था ये गलती करोगे। जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, वो सही है। क्यों सही है समझो, एनसीईआरटी की लाइन खोल के देखो, एनसीईआरटी अभी, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप, extending up the length of thoracic cavity, length of thoracic cavity ना mid लिखा हुआ है, mid thoracic cavity तक, ठीक है, आती है, फिर बाइफरकेट होती है, mid thoracic cavity, तो रॉन्ग हो गया भाई, ठीक है। लेंथ ऑफ thoracic cavity नो, mid thoracic cavity, डिवाइड इनटू T5 फिफ्थ thoracic, तो दोनों ही रॉन्ग हुए बेटा। तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया एब्सोल्युटली राइट, मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो। जो बच्चे वाकई में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेहतर है, ठीक है। कोशिश तो देखो मैंने भी पूरा किया, एनसीईआरटी कंसेप्ट मैंने जनरेट करा दिए, साथ में हम एनसीईआरटी लेके भी चले हैं लाइन टू लाइन। यकीन में भी हमने कोशिश की है और लक्ष्य में भी हमने सेम कोशिश की है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की मास्टरी भी कराई है, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के हर कंसेप्ट डायग्राम और फ्लो डायग्राम में भी कराए हैं हमने, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। तो उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए बेहतरीन, सेकंड बहुत बढ़िया। कोई नहीं, एक आध रॉन्ग हो जाते हैं, रॉन्ग इसीलिए तो हैं क्योंकि हम उस चीज को ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चंस के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ो। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझे लग रहा है, कोई नहीं रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें तो आप समझ ही गए, इसमें छोड़ी तो रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन, जरा बताओ करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। एक क्वेश्चन आ गया बीच में सिंपल, पर सीक्वेंस पैसेज पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, कि कैसे एयर एंटर करती है। बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ठीक है, नेजल पैसेज ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रिल ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वुलाई, एब्सोल्युटली राइट। जितने बच्चों ने फर्स्ट लगाया एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गिविंग below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। जरा बताओ स्टेटमेंट assertion देखो फटाफट, exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air। फिर से बोल रहा हूं, exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 किसके बीच में हो रहा है, between blood and atmospheric air। Reason, because gases exchange is passive process and done by simple diffusion। क्या लगाने वाले हो फर्स्ट। जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस ध्यान रखना है आपको, लंग्स और ब्लड के बीच में भी होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है, ठीक है। जो एक्सचेंज हो रहा है इट इज अ सिंपल डिफ्यूजन।
तो क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन कहां से कहां होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, इसीलिए कॉन्टिन्यू ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से टिश्यू के पास जा रही है, क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे कम होता है, वहां CO2 जनरेट हो रही है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में सबसे ज्यादा होता है, तो CO2 कंटिन्यू एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन कंटिन्यू टिश्यू के अंदर कंटिन्यू डिफ्यूज हो रही है। अगर आपने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर और टिश्यू में इक्वल कर दिया, डिफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू और एटमॉस्फेयर में इक्वल कर दोगे, डिफ्यूजन नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात? तो क्या ऑप्शन लगा के आने वाले यहां पर? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गिविंग बिलो are two statement. Oxygen and CO2 are exchanged by the simple diffusion. At the time of diffusion, gases move from high partial pressure to low partial pressure. अभी बताया मैंने, जस्ट अभी डिस्कस किया मैंने, ठीक है, कि oxygen and CO2 are exchanged by simple diffusion because at the time of diffusion, gases move from high partial pressure to low partial pressure. क्योंकि simple diffusion at the time of diffusion high partial pressure से low partial pressure की ओर diffuse होता है। जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, सही। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हो बबुआ बेटा? समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, मजा तभी आएगा जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर में सारे कंसेप्ट बताए हैं हमने आपको। या तो सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, फास्ट प्रैक्टिस, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका बेहतर रिवीजन हो पाए, बस यही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही। देखो अगेन, देखो क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट फर्स्ट, पार्श, देखियो समझना, पैराइटल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। अब समझो मेरी बात, तुम्हें याद हो मैंने लंग्स भी आपको समझाए थे, लंग्स इस तरीके से पूरा बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। लंग्स में मैंने ये भी बोला था दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक बाहर वाली होती है जो थोरैसिक कैविटी से जुड़ी होती है, एक अंदर वाली होती है जो लंग से चिपकी हुई होती है। जो बाहर वाली होती है उसको पैराइटल, और जो लंग से अटैच है उसको विसरल प्लूरा बोलते हैं, विसरल प्लूरा। तो समझ में आ गया? पैराइटल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, विसरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। बोथ स्टेटमेंट राइट हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट लगाया है एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा, बताओ। इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मैंने, याद हो आपको? जरा बताओ। स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट लंग्स हैज 3 लोब, लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब। याद आया? स्टेटमेंट कैसे हैं, राइट या रॉन्ग? राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स बताओ जरा फटाफट। याद हो? राइट लंग्स के अंदर हमने कितने लोब बताए थे? एक ऑब्लिक भी दिखाया था, एक ट्रांसवर्स भी दिखाया था, जबकि यहां पर हमने लेफ्ट के अंदर ओनली ऑब्लिक दिखाया था। तो लेफ्ट में कितने होते हैं? 2, राइट में कितने होते हैं? 3। पर सेप्टम लेफ्ट में कितने होते हैं? 1, राइट में कितने होते हैं? 2। ऑब्लिक सेप्टम यानी फिशर दोनों में कॉमन होता है। ट्रांसवर्स फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। पर एक नॉच और होती है, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में कार्डियक नॉच नहीं होती। तो डिफरेंस भी हमने आपको कराया था, ठीक है। तो राइट लंग्स हैज 3 लोब, लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जिन बच्चों ने फर्स्ट लगाया है एब्सोल्युटली राइट। कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? सुपर सुपर, ठीक है, सुपर, बहुत बढ़िया। कुछ पूछना हो तो बताओ। चलो बिल्कुल, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। आपको वाकई में बहुत, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट का ब्रह्मास्त्र आपको मिल जाए, ठीक है। हर सब्जेक्ट का मजा आ जाएगा और होगा, वो भी होगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिविंग बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? हर चीज तभी होती है जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, ठीक है।
मैंने बोला था ना संडे ही मिलता है हम लोगों को, पर संडे की कंफर्ट जोन को छोड़ करके हम ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इसमें जुड़ें और उसका बेनिफिट लें, क्योंकि आप समझ रहे हो जब हमने अपनी कंफर्ट जोन छोड़ दी है तो आपको भी अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी होगी, और सिलेक्शन के लिए टीचर की और बच्चों की कंफर्ट जोन छोड़ना जरूरी है, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। दोनों तरफ से आग लगनी चाहिए, समझ रहे ना मेरी बात? तो वो पॉसिबल तभी है, इसलिए कहता हूं मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब कंफर्ट जोन छोड़ करके आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, आपने तो क्वेश्चन देना भी चालू कर दिया। रिस्पॉन्स देखो, एसर्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वेओलाई। 300 मिलियन एल्वेओलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि उसमें 300 मिलियन एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो ठीक है, दोनों ही असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर ऐसा नहीं कह सकते उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप सेकंड लगा दो, बोथ आर करेक्ट। और कंफ्यूज मत होना, दोनों लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वेओलाई होते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बुक की लाइन है, नेट पर पढ़ोगे कंफ्यूजन के सागर में गोते मार लोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुपर। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, द ट्रैकिया इज लाइंड विद स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। यस, ट्रैकिया के अंदर स्यूडोस्ट्रेटिफाइड भी मिलते हैं और सिंपल कॉल्यूमनार सिलेटेड भी मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। वॉल ऑफ एल्वेओलाई इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। यस, इसीलिए जहां जहां स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार होंगे कंडक्टिंग जोन, जहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होंगे रेस्पिरेटरी जोन, क्योंकि रेस्पिरेटरी जोन में डिफ्यूजन होता है, कंडक्टिंग जोन में डिफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि कॉल्यूमनार थिक होते हैं, स्क्वेमस थिन होते हैं। जहां स्क्वेमस होंगे डिफ्यूजन होगा, जहां कॉल्यूमनार होंगे डिफ्यूजन नहीं होगा। तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन क्या लगा के आने वाले हो? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट फर्स्ट, एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity will reflect in the pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. पूरा एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity, अगर आप thoracic cavity के वॉल्यूम में कोई भी चेंज करते हो, will be reflect in the pulmonary cavity, उसकी वजह से आपकी pulmonary cavity के वॉल्यूम में भी रिफ्लेक्शन होता है, और वॉल्यूम में रिफ्लेक्शन होने से प्रेशर में चेंज आता है। वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, और यही प्रेशर इनहिल और एक्सिल को डिसाइड करता है। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, अगर ये अरेंजमेंट नहीं हुआ तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, मींस ब्रीथिंग भी पॉसिबल नहीं है। इनहिल एक्सिल किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर पर, क्योंकि हमेशा एयर का मूवमेंट हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। जब वॉल्यूम को रिड्यूस करोगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम को रिड्यूस प्रेशर इंक्रीज एयर बाहर, वॉल्यूम को आप थोड़ा लार्ज करोगे प्रेशर रिड्यूस एयर अंदर। क्लियर है बिल्कुल? सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट 15, गिविंग ग्लो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। यस, इंस्पायरेशन हम कब करते हैं भाई? जब अंदर के वॉल्यूम को हम क्या करते हैं? इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, बाहर की एयर अंदर, क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायरेशन। वॉल्यूम को क्या करते हैं? डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर बाहर। यानी थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने से प्रेशर में चेंज होता है, और प्रेशर में चेंज होने से एयर का मूवमेंट होता है। एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। क्लियर बिल्कुल? तो एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। यस, आप ड्रॉ करते हो। एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। बिल्कुल, एल्वुलर एयर रिलीज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ।
Giving below are two statement. Again, statement first, movement of air into and out of the lungs is carried out during breathing. Yes, एयर का इनिल और एक्सिल, इनिल और एक्सिल, ठीक है, यही तो ब्रीथिंग है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन. मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स इज कैरिड आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग. इट इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग अ पॉजिटिव प्रेशर. नो, positive pressure gradient between the lungs and atmosphere. Positive pressure gradient. देखो, positive pressure gradient का मतलब है कहां से कहां, lungs to the atmosphere. अच्छा, between the lungs and atmosphere it is a carried out. Movement of air in and out of the lungs is carried out during, ठीक है, it's carried out by the creating a positive pressure gradient between the lungs and the atmosphere. देखो, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है, ठीक है, बढ़ता हुआ प्रेशर बिटवीन लंग्स और एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, सॉरी, हाई प्रेशर टू हाई से लो से हाई ग्रेडियंट, लो से हाई, लो से हाई नहीं होगा, हाई से लो होगा. क्योंकि आप समझ रहे हो भाई, अंदर आपने बढ़ा दिया, सीधी सी बात है, एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है. ठीक है, जब अंदर वॉल्यूम कम करोगे तो बाहर से एयर अंदर आएगी, बाहर वॉल्यूम कम, अंदर वॉल्यूम बढ़ा दोगे कंपेरेटिव बाहर, तो हाई से लो जाएगी, हाई से लो, लो से हाई नहीं. आप समझ रहे हो, हाई से लो, लो से ग्रेडियंट, बढ़ता हुआ क्रम. आप समझ रहे हो, बढ़ता हुआ क्रम. तो बढ़ते हुए क्रम के अंदर आप क्या देखने वाले हो, बढ़ता हुआ क्रम. इट इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट. पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट तो नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि जहां नेगेटिव प्रेशर होगा वो खींचेगा, नेगेटिव प्रेशर ज्यादा होगा खींचेगा, पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा होगा. समझ में आया? नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर बता चुका हूं मैं आपको थ्योरी के अंदर. अगर मेरे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर ज्यादा है तभी एयर अंदर आएगी. ठीक है, अगर पॉजिटिव प्रेशर बढ़ा दोगे तो एयर बाहर चली जाएगी. ठीक है, आप समझ रहे हो, एयर को इन जो कर रहे हो, ठीक है, तो क्या लगा दोगे इसके लिए, इसके लिए लगा दो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड लगा दो. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर. गिविंग बिलो द असर्शन और रीजन दे रखा है. मूवमेंट ऑफ एयर आउट फ्रॉम द लंग्स इज कैरिड आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. यस, एक्सहेलेशन बाहर निकलना, इनहेलेशन अंदर लेना, बहुत सही. इट इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग अ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. फिर से वही रिपीट कर दिया क्या, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट. अच्छा, वही आ गया यार, कैसे रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं. अच्छा, यहाँ स्टेटमेंट बेस पे दे दिया है हमने. ओके, यहाँ assertion रीजन. ओके ओके ओके, इट्स कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग अ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, तो इसमें लगा दो assertion A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट. थर्ड ऑप्शन लगा दो. आगे, गिविंग below two statement. Statement first, inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. Contraction of diaphragm, समझो, नॉर्मल शेप में डायफ्राम डोम शेप होता है. जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट. फिर नॉर्मल शेप में डोम शेप, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्लैट. ठीक है, ऊपर एंटीरियर तो नीचे पोस्टीरियर. तो जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्यूम किस एक्सिस में इंक्रीज डिक्रीज होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस. मेरी बात समझ रहे हो, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस. ये ध्यान रखना है आपको, जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो वॉल्यूम हमेशा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज और डिक्रीज होगा. तो बात क्या कर रहे हैं हम, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है वॉल्यूम पोस्टीरियर, एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा. ठीक है, एयर अंदर आ जाएगी. ठीक है, इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बिल्कुल सही. इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर ओनली इन पोस्टीरियर एक्सिस. यस, क्योंकि जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरियर से
पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर, एंटीरियर पर था नीचे की साइड में, पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, समझ रहे हो, डिक्रीज होगा तो एंटीरियर, इंक्रीज होगा तो पोस्टीरियर। अरे इस तरीके से समझो, ये थोरैसिक चैम्बर हो गया, ये डायफ्राम था, ये एंटीरियर एक्सिस हो गई तो नीचे पोस्टीरियर। डायफ्राम जो नॉर्मल शेप में होता है तो डोम शेप होता है, जब फ्लैट होगा तो नीचे आएगा तभी तो फ्लैट होगा। तो किस एक्सिस में नीचे आ रहा है, पोस्टीरियर एक्सिस। तो जब भी डायफ्राम नीचे आएगा, ठीक है, तभी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तभी प्रेशर डिक्रीज होगा और एयर अंदर आएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन रिस्पॉन्स लगा दो फर्स्ट। आप समझ रहे हो भाई, एंटीरियो पोस्टीरियर, समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, समझो फिर से समझाता हूं, कोई नहीं, ठीक है। ऐसे समझो, डायफ्राम, जल्दीबाजी इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा, समझना होगा, एक बार समझो, फिर से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। समझो, इंस्पायरेशन इज इनिशिएट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। दो मसल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक डायफ्राम मसल्स, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। पर इन दोनों में भी पहले कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, नंबर वन, याद हो थ्योरी में लिखा है, नंबर वन डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर वन इनिशिएशन डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से होता है। अगर मैं ब्रीथिंग में बोलता हूं, ब्रीथिंग कैसे होती है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में जब डायफ्राम क्या करता है, मूव करता है। जब रिलैक्स करेगा तो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पोस्टीरियर रिलैक्स करेगा, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पोस्टीरियर। समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए बोलते हैं जब डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। पर यहां क्या बोल रहे हैं, यहां तो सिर्फ बोल रहे हैं इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर ओनली इन पोस्टीरियर एक्सिस। इट विल इंक्रीज, मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं, डिक्रीज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर यहां डिक्रीज भी लिखता तो आप एंटीरियो पोस्टीरियर लिखते, इंक्रीज एंड डिक्रीज, पर बात किसकी कर रहा है, ओनली इंक्रीज की कर रहा है। इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर ओनली इन पोस्टीरियर एक्सिस। भाई इंक्रीज तो ओनली पोस्टीरियर में होगा, एंटीरियर में क्या होगा, डिक्रीज, एंटीरियर में क्या होगा, डिक्रीज। हाँ, डॉर्सोवेंट्रल भी हो सकता है पर उसमें डायफ्राम के मसल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसमें इंटरकोस्टल मसल्स पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत कंसेप्चुअल है, समझ में आया हो तो आग लगाओ, समझ में आया हो तो आग लगाओ, तभी समझ में आएगा कि आपके वाकई में समझ में आया। आग लगेगी तभी समझ में आएगा कि समझ में आया। लगा दो आग धुआंधार तरीके से, एकदम आग लगाओ, ये आग लगेगी तभी इंडिकेट हो रहा है कि ये चीज समझ में आ रही है। बहुत बेहतरीन था, समझना पड़ेगा, समझ रहे हो, बहुत बेहतरीन था, समझना होगा। तो समझ में आया, समझ में आया ना। यहां गलतियां होती हैं, मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां दे रहे हैं इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। यस, इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। इट विल के मतलब हम डायफ्राम की बात कर रहे हैं। इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, क्योंकि डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में करेंगे, पोस्टीरियर, रिलैक्स करते हैं एंटीरियर, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पोस्टीरियर, तो वॉल्यूम तो पोस्टीरियर मूव करेंगे तभी तो बढ़ेगा, एंटीरियर में घटेगा, पोस्टीरियर में बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर ओनली इन पोस्टीरियर एक्सिस। यस, ओनली इन पोस्टीरियर एक्सिस। समझ में आया बेटा? आया होगा, आया होगा, गलती इसमें हो जाती है, आया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हाईली कंसेप्चुअल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो फटाफट। Assertion, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using spirometer. The volume of air involved, समझे? कोई नहीं, जल्दी में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है, टेंशन मत लिया करो। 17 पर कहां आ गए, एक मिनट देख लेते हैं, 17 पूछना चाह रहे हो, 18 17 क्या पूछना चाह रहे हो, इसके अंदर क्या पूछना चाह रहे हो?
अपना जो भी क्वेरी है उसको लिखो। अच्छा सुनो, मूवमेंट ऑफ एयर आउट फ्रॉम द लंग्स इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द, बिल्कुल ठीक है, इट इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा देखो, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, देखो समझो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, देखो आपने सुना होगा ना कि ग्रेडियंट का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर हम किसी चीज को प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, या प्रेशर को घटाते जाएंगे, ग्रेडियंट, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट यानी पॉजिटिव प्रेशर की तरफ, ठीक है। जबकि एयर का इनहिल, अगर हम कहते हैं कि इनहिल, एयर अंदर कब आती है, एयर अंदर तब आती है जब नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होता है। एयर बाहर कब जाती है, एयर अंदर से बाहर कब, यानी एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, एयर का मूवमेंट हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, आप समझ रहे हो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रेडियंट, ओके ओके, क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारी इतनी स्पीड से तुम्हारे वो आते हैं, समझ ही नहीं आते तुम क्या बोलना चाह रहे हो। स्टॉप पॉज करो तो समझ में भी आए, ठीक है। अगर ग्रेडियंट की बात आएगी ना, तो ग्रेडियंट का मतलब तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, तो एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होगा। 17, 18 की बात कर रहे हो यार, 18 में क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट, इंस्पायरेशन इज इनिशिएट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर ओनली इन पोस्टीरियर एक्सिस। अरे हम इसकी बात कर रहे हैं, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ही एक्सिस में तो होगा, समझ गए ना। जब ऐसे ही होगा, यही आएगा इसका, ठीक है, चेक करना इसका, यही आएगा, क्योंकि इट विल इंक्रीज, हम डायफ्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर ओनली इन पोस्टीरियर एक्सिस। डायफ्राम सिर्फ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पोस्टीरियर एक्सिस में ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो एंटीरियर एक्सिस में करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज पोस्टीरियर, वॉल्यूम डिक्रीज एंटीरियर। अरे यार समझो इस चीज को, थोड़ा तसल्ली से समझना, कोई नहीं अटक जाएंगे यहीं पर ही। गिविंग बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, यस। किसी भी वॉल्यूम को मेजर करना है तो किसको यूज करना होगा, स्पायरोमीटर, समझ रहे हो ना। अब बार बार लिखोगे तो इससे तो काम बनेगा नहीं, थोड़ा तसल्ली से समझना इस चीज को, तसल्ली से समझोगे तो चीज समझ में आएगी, ठीक है। एक बार समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, तो स्पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं, क्लियर, बिल्कुल। आगे देखो, स्पायरोमीटर हेल्प इन क्लिनिकल, ठीक है, असेसमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन, नो कार्डियक फंक्शन नहीं, अब पल्मोनरी वॉल्यूम के या लंग्स के क्लिनिकल असेसमेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है, कार्डियक के अंदर नहीं। तो आपका फर्स्ट करेक्ट है, असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। थर्ड लगा दो, उसमें थर्ड लगा दो, ठीक है, क्योंकि कार्डियक के लिए तो ईसीजी आ गया। Giving below are two statements, relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. Relaxation of diaphragm, अगर diaphragm relax करेगा, diaphragm relax करेगा, वापस डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। And intercostal muscle return the diaphragm एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पर जाएंगे तो रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, आप समझ रहे हो। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम पर भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और हाई प्रेशर अंदर, बाहर प्रेशर कम, एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, आप समझ रहे हो, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, आप समझ रहे हो, मूवमेंट कहां होगा, हाई से लो की तरफ, ठीक है। This lead to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from tissue,
बिल्कुल सही। causing the expulsion of air from the tissue, दिस लीड टू इंक्रीज द, बिल्कुल सही। इससे क्या होता है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज भाई पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। दिस लीड टू इंक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द टिश्यू, फ्रॉम द टिश्यू नहीं, एक्सपेल्शन ऑफ एयर तो रखो, ठीक है। एक्सपेल्शन मतलब टिश्यू से सीधे कहां गई, लंग्स के अंदर गई, लंग्स से आप एक्सपेल कर रहे हो, एक्सपेल्ड आउट कर रहे हो, ठीक है, बाहर निकाल रहे हो। फ्रॉम द टिश्यू, फ्रॉम द लंग्स होना चाहिए। अगर टिश्यू लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि यहां होना चाहिए लंग्स, ठीक है। दिस कैन टू इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो आप फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट कर देना। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड लगा दो, क्योंकि टिश्यू टर्म आ गया ना, टिश्यू टर्म आ गया इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, गिविंग below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। assertion देखो, we have ability to increase the strength of inspiration with the help of additional muscles, समझना, we have ability to increase the strength of inspiration with the help of additional muscles, ठीक है। बिल्कुल आप इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, फिर भी बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आ रहा है तो एक बार ढंग से आप देखना, नहीं तो अगले सेशन में उसको अपडेट कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में, पर मैं चाहता हूं एक बार तसल्ली से आप क्या करोगे, उसको एक बार देखोगे, ऑब्जर्व करोगे सारे क्वेश्चन, बार बार लिखोगे तो भी मतलब नहीं है, फिर तो ये तो एक मतलब वही बच्चे ही होते हैं इस टाइप के, ठीक है। कोई नहीं, तसल्ली से समझो इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, फिर आप उसका रिस्पॉन्स दो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्योंकि हमारे पास हर सेशन होगा, हर सेशन में मैंने बताया 30% हम ओल्ड सेशन लेके चलेंगे और 70% न्यू सेशन। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम उठाने वाले हैं, PYQs, और अगले के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम उठाएंगे, ठीक है। अच्छा समझ गए, स्पैमर भी होते हैं यहां पर, ठीक है। कोई नहीं, मैं कमेंट देख के लगता है कि मुझे जेन्युइन बच्चे होते हैं, तो कभी कभी स्पैमर भी होते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिंदास। मैक्सिमम बच्चे रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं भाई, सर वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, इंस्पायरेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। इंस्पायरेशन में आप क्या काम करोगे, आप तो इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करते हो ना, डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों का यूज करके आप क्या करोगे, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनको रिलैक्स करोगे, एक्सपायरेशन। पर जब मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करता हूं, पूरे देख लेते हैं, वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, ठीक है। वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, ठीक है। देखो एक्सपायरेशन में तो आप एडिशनल मसल्स को यूज कर रहे हो, एडिशनल मसल्स को किसको यूज कर रहे हो, एब्डोमिनल मसल्स, याद आया आपको, एब्डोमिनल मसल्स। नॉर्मल ब्रीदिंग किस पर डिपेंड करती है, डायफ्राम मसल्स पर डिपेंड करती है और इंटरकोस्टल मसल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। पर जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो हम एडिशनल मसल्स यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल मसल्स, आप समझ रहे हो। तो जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो तो एब्डोमिनल मसल्स का भी आप यूज करते हो इस मैकेनिज्म के अंदर, समझे। तो एसर्शन और रीजन, ठीक है, सही है, आप कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ हो आप दोनों एडिशनल मसल्स यूज कर रहे हो दोनों के अंदर, पर आप ये नहीं कह सकते हो इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल। अलग अलग बातें कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लगा दो उसके केस में, समझ रहे हो ना मेरी बात। सेकंड क्यों लगाओगे आप, सेकंड क्यों लगाओगे आप, सेकंड इसलिए क्योंकि दोनों ही बातें सही कही जा रही हैं, फिर तो समझो। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, we have ability to increase the strength of expulsion with the help of,
फोर्सफुल एक्सप्रेशन, ठीक है, इंक्रीज। एक काम करो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन सुनो, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एनसीईआरटी बोलती है जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो एडिशनल मसल्स यूज कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन में एडिशनल मसल्स यूज नहीं करते, तो इसको तो रॉन्ग कर दो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल में नहीं करेंगे, एडिशनल एक्सपायरेशन में करेंगे। ऑप्शन देखो इसमें क्या आएगा, एसर्शन ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यही लगाओ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फोर्थ ऑप्शन according to NCERT. Next, giving below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. ए देखो, diaphragm is dome shape muscular structure, हाँ भाई है। diaphragm separate thoracic cavity from abdominal cavity, हाँ करता है भाई, diaphragm separate thoracic cavity from abdominal cavity करता है, ठीक है, dome shape structure है और separate भी करता है, डॉम शेप स्ट्रक्चर है इसलिए सेपरेट करता है, सेकंड लगाओ उसके केस में, दोनों ही सही हैं, ऐसा नहीं कह सकते डॉम शेप है इसलिए सेपरेट करता है, ठीक है, दोनों ही सही है, सेकंड लगाओ, क्या लगा रहे हो उसके अंदर आप, सेकंड, जो सेकंड लगा रहे हैं ठीक है, सेकंड क्यों लगा रहे हैं भाई, डॉम शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डॉम शेप स्ट्रक्चर होता है इसलिए सेपरेट करता है क्या, तो इसलिए सेकंड लगाओगे, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखो, assertion, lungs do not collapse between breathing and some air always remain in the lungs which can never be expelled, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, lungs do not collapse between breathing and some air always, बिल्कुल सही, जिसको आप निकाल नहीं सकते, क्या बोलते हैं इसको, रेजिडुअल वॉल्यूम, क्यों होता है अंदर, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि लंग्स में ऑलवेज नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट होता है, इट ड्यू टू नेगेटिव, बिल्कुल सही, नेगेटिव प्रेशर, ये तो बिल्कुल क्लियर है एकदम, प्रेशर पुलिंग द लंग्स वॉल, जो लंग्स की वॉल को खींचने का काम करता है, ठीक है, लंग्स कोलैप्स होते हैं, जब बर्थ होती है तो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू पुलिंग इन, ठीक है, जब आपके थोरेसिक चैम्बर की वॉल में पुलिंग फोर्स जनरेट होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तब एयर उसमें फिल हो जाती है, जो ऑलवेज आपके लंग्स में रहती है, अभी तो जब बच्चा बर्थ करता है तो चीखता है, क्राई करता है, तो चीखने से तेजी से एयर अंदर जाती है और आपके कैविटी एक्सपेंड करती है, और उसमें कुछ एयर हमेशा रहती है, वो तभी रिलीज होगी, ठीक है, जब डेथ होती है, जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, डेथ तक ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है, फर्स्ट लगा दो उसके केस में। आगे चलते हैं 23, 24, गिविंग बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, हाँ ठीक है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, तो ठीक है, सिंपल ये है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस क्यों है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस क्यों है बेटा, क्योंकि अगर कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इंस्पायरेशन होता है, रिलैक्स करती है तो एक्सपायरेशन होता है, आप समझ रहे हो, ठीक है, 24 क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, two statement, diaphragm and external intercostal muscles are involved in the normal breathing, diaphragm and external intercostal muscles are involved in normal breathing होते हैं, only intercostal muscles are involved in forceful breathing, only intercostal muscles are involved in forceful breathing, only टर्म लगा दिया, only नहीं होना चाहिए, तो ठीक था, क्योंकि forceful breathing के अंदर एब्डोमिनल मसल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड लगाओ, ठीक है, ओके, देखो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भाई नॉर्मल ब्रीथिंग में दो ही काम करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर विद ईच, नॉर्मल ब्रीथिंग इज टाइडल वॉल्यूम, volume of air inspired or expired with each, normal breath is tidal volume, yes, during normal breathing
जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, रिलैक्सिंग कंडीशन में बैठे हो, तो जो एयर आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, जो भी एयर आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, वो टाइडल वॉल्यूम आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो। कौन सा वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को आप ले रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप लगा दो यहां पर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इट अमाउंट बिल्कुल 500 मिलीलीटर, 500 ml होता है, यस 500 ml होता है, ठीक है, इन मेल, ठीक है। फर्स्ट लगा दो, जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, रेजिडुअल वॉल्यूम इन द रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जो आपने गहरी सांस इन कर ली, फिर से बोल रहा हूं, रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इट अमाउंट टू अबाउट 1200 ml। देखो ये पहला तो रॉन्ग हो गया, मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देते तो हो जाता, ये करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही दे रखी है एनसीईआरटी ने। रेजिडुअल वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दोगे तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाएगा वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसके बाद जो रह गया वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है, रह गया। हाँ, इसका अमाउंट जो होता है अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 1100 से 1200 ml के आसपास। Assertion is an extra volume of air that can be inspired over and above the normal tidal volume when the person inspire with force, full force। ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक्स्ट्रा वॉल्यूम, यानी आपने थोड़ा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ले लिया, अब टाइडल के बाद क्या ले सकते हो? अब टाइडल के बाद एक्स्ट्रा क्या ले सकते हो? आईआरवी तो ले सकते हो, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल के बाद जब फोर्सफुली लोगे वो आईआरवी लोगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम व्हेन द पर्सन इंस्पायर विथ फुल फोर्स। इट इज अ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट यूजली इक्वल टू अबाउट दिस। एब्सोल्युटली राइट, इसी को आईआरबी बोलते हैं, इसी को आईआरबी बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? इसी को अच्छा पीडीएफ, इसकी पीडीएफ ऐप पर अपलोड करवा देंगे, ठीक है, ऐप पर करवा देते हैं इसकी पीडीएफ, ठीक है। चलो समझ रहे हो? इट इज अ इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? दोनों ही सही है, उसका सही एक्सप्लेनेशन है भाई। टाइडल के बाद आप जो फोर्सफुली ले रहे हो वो आईआरबी है, जो कितना होता है 2500 से लेकर के 3000 ml होता है, तो इसका सही रीजन है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सब एनसीईआरटी की लाइन होंगी, ठीक है। गिविंग बिलो आर टू स्टेटमेंट, ईआरवी इज द मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल टाइडल। समझना, ईआरबी मतलब बात किस कर रहे हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो क्या होता है टीवी प्लस ईआरवी। क्लियर है बिल्कुल? तो ईआरवी इज द मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। बिल्कुल, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम निकाल दो, उसके बाद आप क्या निकालोगे? ईआरवी निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालोगे? ईआरवी निकालोगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट, रेजिडुअल वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन द, ठीक है, लाइट ऑफ द अबव द स्टेटमेंट चूज द मोस्ट। अब समझ में आया? यानी रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? जब फोर्सफुली आपने सब निकाल दिया, जो रह गया वो क्या? रेजिडुअल। दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर। ये अलग लाइन है, ठीक है। थर्टी क्वेश्चन देखो, गिविंग बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर फर्स्ट फिलिंग द लंग्स टू देयर मैक्सिमम
एक्सटेंड एंड देन एक्सपेलिंग टू द मैक्सिमम, ठीक है, एक्सटेंड, बिल्कुल समझो मेरी बात। आपने गहरी सांस ली, अपने लंग्स में मैक्सिमम एयर को फिल कर लिया, मैक्सिमम एयर को फिल कर लिया, अब आप जो एयर निकालोगे वो वाइटल कैपेसिटी होगी, ठीक है। या आपने सारी एयर निकाल दी, अब जो मैक्सिमम जो इनहेल कर रहे हो वो वाइटल कैपेसिटी है। इन्होंने पूछने का तरीका थोड़ा अलग रखा है पर बात वही है, ठीक है, कि वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स, एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स कब, आफ्टर फर्स्ट फिलिंग द लंग्स टू देयर मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम भर लिया है फिर मैक्सिमम निकाल रहा है, तो 3 वॉल्यूम निकालेगा, टीवी निकालेगा, ईआरबी निकालेगा और आईआरबी निकालेगा, ठीक है, राइट। वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू द इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, गलत हो गया। वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू द इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम ना, आईआरवी, टीवी एंड ईआरवी, ठीक है, आईआरवी, टीवी एंड ईआरवी प्लस ईआरबीबी होता है, इसलिए रॉन्ग हो गया, ठीक है। assertion is correct but R is not correct, थर्ड लगा दो। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखो। गिविंग below are two statement, TLC total lung capacity is the maximum volume to which the lungs can be expelled with the greatest possible effort at the end of forceful inspiration ना। टीएलसी में तो चारों वॉल्यूम आ जाएंगे, टीएलसी में चारों आ जाएंगे, टीबी, आईआरबी, ईआरबी और आरवी। रेजिडुअल वॉल्यूम उसको तो निकाला ही नहीं जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम को तो, समझ गए ना मेरी बात, तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखो, इट इज इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यस ये तो सही है। सेकंड ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। फोर्थ लगा दो, समझ रहे हो ना मेरी बात, फोर्थ आएगा। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ टू विच द लंग्स कैन बी एक्सपेल्ड विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट। मैक्सिमम एफर्ट लगाने पर क्या आप टीएलसी निकाल सकते हो? नेवर, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाला नहीं जा सकता एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, नो, वो वाइटल कैपेसिटी हो गई, तो ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। गिविंग below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason, ठीक है। alveoli are the primary site of exchange of gases, yes। alveoli are lined by the simple because, क्योंकि वो सिंपल उसके एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सही, फर्स्ट लगा दो भाई। alveoli जो प्राइमरी साइट है वो किसके लिए बनी है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है, समझे। आगे बढ़ते हैं। गिविंग बिलो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट भी लग रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले जो सेशन होगा ना उसमें हम रेस्पिरेटरी का रिवीजन कराएंगे, पीवाईक्यूज। तो अगर कहीं पर भी मुझे लगता है, मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा, अगर कहीं लगता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे फिर से, ठीक है, टेंशन मत करना। बट जितना भी हम करा रहे हैं वो कंसेप्चुअली करा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड लेके चलेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, बिल्कुल सही, होता है ब्लड एंड टिश्यू। गैसेज एक्सचेंज इज अ पैसिव प्रोसेस एंड डन बाय सिंपल डिफ्यूजन, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है जो एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव क्यों है? क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है, फर्स्ट लगा सकते हो इसके लिए, फर्स्ट लगा सकते हो उसके लिए, समझ गए ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इट इज अ पैसिव प्रोसेस which done by simple diffusion, ठीक है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर exchanged by simple diffusion, बिल्कुल simple diffusion। और एट द टाइम ऑफ सिंपल डिफ्यूजन गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन जब होता है तब गैस का मूवमेंट क्या होता है, कहां से कहां होता है? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ऑलवेज। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। देखो फिर से, गिविंग below are two statement, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय बॉडी टिश्यू, समझो बहुत सही सही बोल रहा है। 20 ml ऑक्सीजन हम
ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कहां लेके जाते हैं? नियर द टिश्यू। नॉर्मल कंडीशन में 20 ml ऑक्सीजन में से ओनली 5 ml ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है टिश्यू के थ्रू। रिमेनिंग 15 ml ऑक्सीजन कहां जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यानी 20 में से ओनली 5 यूज हो रही है, 15 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रह जाती है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस लेफ्ट ऑक्सीजन एक्ट एज रिजर्वर ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज। यस, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस 15 में से भी 10 ml और यूटिलाइज हो जाती है, मींस उस समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ओनली 5 ml बचेगी। यानी एक्सरसाइज के टाइम पर 5 की जगह 15 ml यूटिलाइज होती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ओनली 5 यूटिलाइज होती है। यानी नॉर्मल कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 15 रह जाएगी और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ओनली 5 रह जाएगी। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो एडिशनल ऑक्सीजन होती है वो एक रिजर्वायर की तरह काम कर रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ये पूरा हमने ट्रक बना के समझाया था, याद हो आपको? ट्रक बना के समझाया था, ट्रक वाला कंसेप्ट आपको याद आ रहा हो, ठीक है। टिश्यू था, फैक्ट्री थी, ट्रक आ रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ठीक है। 36 partial pressure of oxygen in the atmospheric air is 159 mmHg, right? ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर इज कॉन्स्टिट्यूट ओनली 20, बिल्कुल सही, ध्यान रखना है। पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में, पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। जैसे आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हो, आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाओगे तो पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, पर परसेंटेज टोटल एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट रहता है। परसेंटेज टोटल एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट रहता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आप जानते ही हो 159 mmHg होता है और परसेंटेज 21 होता है, तो दोनों ही सही है। गिविंग below are two statement, one is labeled as assertion, ठीक है। Basement substance is composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelial and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cell of capillary NCRT की लाइन, ठीक है भाई। एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाइंड है, ठीक है। उसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उसमें भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, ठीक है, नॉन सेलुलर होती है। दैट नॉन सेलुलर लेयर दैट सेपरेट एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू इन द अंडरलाइन टिश्यू, ठीक है, यहां फुल स्टॉप है। सिंगल लेयर एंडोथेलियम कल्ट एपिथेलियम, ठीक है, कैपिलरी। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बेसमेंट मेम्ब्रेन सबस्टेंस, बेसमेंट सबस्टेंस is composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelial tissue, simple squamous epithelial tissue, and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cell of capillary. Basement membrane is non-cellular layer that separate epithelial tissue from underlying tissue. बिल्कुल सही है, दोनों सही है, पर एक्सप्लेनेशन टर्म यूज करेंगे तो वो ठीक नहीं है, सेकंड लगा दो उसका। दोनों सही है, दोनों ही सही है, ठीक है, सेकंड लगाओ उसका। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is partial pressure is much higher compared to oxygen. बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी बोलना चाह रही है, ये लाइन बहुत कंफ्यूजिंग होती है। The amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference, per unit यानी पर्टिकुलर हमने एक अमाउंट मान लिया इस इतने एरिया से, membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to oxygen. बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होती है, ठीक है, कंपेरेटिव ऑक्सीजन।
क्यों? क्योंकि CO2 की सोलेबिलिटी ज्यादा होती है। द सोलेबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25% हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। यानी पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखोगे CO2 का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोलेबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सोलिबिलिटी एंड पार्शियल प्रेशर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस बढ़ेगी, डिफ्यूजन घटेगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ेगा, और पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दो स्टेटमेंट है, देखो। हाँ नेक्स्ट देखो, CO2 is carried by hemoglobin as कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। सही है भाई। CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर दैट कुड इफेक्ट द बाइंडिंग। बिल्कुल सही। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल, मैंने बताया भी था कि भाई CO2, आप समझना, ऑक्सीजन प्राइमरी रोल प्ले करती है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर लाइन भी दे रखी है, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो CO2 की बाइंडिंग ज्यादा होगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो CO2 की बाइंडिंग कम होगी, यानी CO2 का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन होगा। समझ में आई बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर। बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट लगा दो, क्योंकि ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट द बाइंडिंग। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। प्राइमरली जो मैंने एक कहानी बना के भी सुना, आपको सिखाया था कि ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना, कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग है, हीमोग्लोबिन से CO2 की बाइंडिंग, इन सब के लिए जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो ऑक्सीजन होती है। प्राइमरली टर्म दे रखा है एनसीईआरटी में और नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएट एट द टिश्यू। बिल्कुल सही। लंग के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहां पर जब हीमोग्लोबिन आता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है और फिर ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाती है। वहां पर टिश्यू के पास, टिश्यू के पास यहां पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होकर कहां चली जाती है? टिश्यू में। और यहां से CO2 निकलती है जो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, यानी नियर द टिश्यू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। बिल्कुल सही। CO2 गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फॉर्म कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन एंड गेट डिसोसिएट एट द एल्वलाई। बिल्कुल सही। अब कहना चाह रहे हैं ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस एंड गेट डिसोसिएट एट टिश्यू because CO2 get bound to hemoglobin to form carba amino hemoglobin and get dissociate at the alveoli। दोनों सही हैं, पर उसका एक्सप्लेनेशन कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये कह रहे हैं कि डिसोसिएट एट टिश्यू, भाई ऑक्सीजन टिश्यू के पास आके डिसोसिएट होती है, CO2 एल्वुलाई के पास आके डिसोसिएट होती है। क्यों डिसोसिएट होती है? ऑक्सीजन के पास, टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो CO2 की बाइंडिंग हो जाएगी, और जबकि एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो CO2 का डिसोसिएशन होकर के ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाएगी। दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं, पर ऐसा कहें कि उसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 4 ml of oxygen। No, 4 नहीं, 20 ml। याद हो, ट्रक कितना ml लेके जाता है? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये लेके जाता है। और टिश्यू के अंदर कितना जाता है? ठीक है, ओनली 5 ml। टिश्यू के अंदर कितना जाएगा? ओनली 5 ml। समझना, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू
5 ml टिश्यू को करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, कितना ml? 5 ml। टिश्यू के पास जाता 20 है, 20 में से 5 ml चला जाता है टिश्यू के अंदर। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई। नॉर्मल कंडीशन में तो 5 नहीं होगा, ध्यान रखना है। नॉर्मल कंडीशन में 15 होगा। नॉर्मल कंडीशन में 15 ml CO2, सॉरी CO2 की बात चल रही है ना। नॉर्मल कंडीशन में ओनली 4 ml CO2, ये एनसीईआरटी की लाइन है। 4 ml होगा, यहाँ 4 ml होगा, वहां 5 ml होगा। उल्टा कर दिया है, दोनों ही रॉन्ग हो गए। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द टिश्यू डिफ्यूज इनटू आरबीसी, ठीक है। वेयर इट रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल वही लाइन ही है, मैंने बताया था। ये आरबीसी है, CO2 टिश्यू से निकलती है, अंदर H2O से मिलती है और H2CO3 का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसी एंड प्लाज्मा। यस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो आरबीसी में भी होता है, स्मॉल अमाउंट आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय टिश्यू डिफ्यूज इनटू आरबीसी वेयर इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय, आप फर्स्ट लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये मैकेनिज्म हो क्यों रही है? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसको करवा रहा है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो आरबीसी में भी होता है, स्मॉल अमाउंट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एनसीईआरटी की लाइन। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, समझो। बोर्स इफेक्ट अकर एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। याद हो बोर साहब ने क्या बताया था? बोर साहब ने HBO2 डिसोसिएशन बताया था, हेल्डन साहब ने HBO2 एसोसिएशन बताया था। बोर्स इफेक्ट कहां लगता है? डिसोसिएशन कहां होता है? नियर द टिश्यू। राइट साइड शिफ्ट कहां होगा? नियर द टिश्यू। लेफ्ट साइड शिफ्ट कहां होगा? नियर द लंग्स। बोर इफेक्ट नियर द टिश्यू, हेल्डन इफेक्ट नियर द लंग्स। बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी में बताया हुआ है मैंने, ठीक है, समझ में आया? तो बोर्स इफेक्ट अकर एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, नो। बोर्स इफेक्ट अकर एट द लेवल ऑफ टिश्यू, वहां पर क्या होता है? HBO2 डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो गलती हो गया। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 अलाउ डिसोसिएशन ऑफ HBO2, high concentration of CO2 allow dissociation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन अलग अलग होना, ठीक है। क्यों? क्योंकि टिश्यू के पास क्या होती है? ऑक्सीजन लेवल कम होती है पर CO2 लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन कम होती है, CO2 लेवल बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ CO2 ऑक्सीजन को किक लगाता है, खुद बाइंड कर जाता है। याद हो आपको? याद आया क्या? क्वेश्चन याद आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इन रिस्पॉन्स टू बाई, समझना, इन रिस्पॉन्स टू HCO3 आयन, क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू इरेथ्रोसाइट टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस। ये आरबीसी थी, याद हो आपको? इन रिस्पॉन्स टू बाई, क्योंकि यहां पर जब बताया आपको बाई कार्बोनेट आयन बाहर जाते हैं, HCO3 आयन, ठीक है, नियर द टिश्यू। इसके बदले में अंदर कौन से आयन आते हैं? क्लोराइड आयन आते हैं। डिफ्यूज, अब क्या कह रहे हैं? इन रिस्पॉन्स टू बाई कार्बोनेट आयन क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द आरबीसी टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस। क्या आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं? रीजन, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन इन दिस, ठीक है। इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आयोनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। आयोनिक बैलेंस का मतलब है नेगेटिव आयन बाहर जा रहे हैं तो उतना ही नेगेटिव आयन अंदर आ रहे हैं।
क्या मेंटेन करने के लिए? आप बोलोगे मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल भी मेंटेन रहेगा। इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन बोलते हैं। समझे? फर्स्ट लगा दो, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है ना, उसी से कनेक्टेड है। ठीक, अगर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन बोलेंगे, क्योंकि इसी फिनोमिनन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस आपके फिनिश। ठीक है, अगर एक या दो क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं आपको डाउट आ रहा है कंसेप्चुअल, तो उसको हम विद कंसेप्ट अगले लेक्चर में हम उसको उठा लेंगे। एनसीईआरटी कुछ लाइन से अगर कहीं डिसमैच मैच नहीं कर रहा हो तो मैच करवा लेंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है अगले लेक्चर के अंदर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिवीजन के अंदर। ठीक है, बाद बाकी कंसेप्ट मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गए होंगे। लगभग एनसीईआरटी हमने पूरी ही उठा ली है। ठीक है, ओनली यहां पर हमने असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही लिए हैं। फिर हमने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट सेशन होगा, मतलब जो 30% पार्ट होगा, उसके अंदर हम पीवाईक्यू उठाएंगे लास्ट चैप्टर की। ऐसी अगले सेशन के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के भी कुछ पीवाईक्यूज और कुछ और क्वेश्चन यूज करेंगे एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड, पर साथ में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। समझे? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, अगले के अंदर क्या आएगा? रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी स्टार्ट हो जाएगा 70% और रेस्पिरेटरी 30% में इंक्लूड हो जाएगा। समझे? बहुत बढ़िया। जरा पीवाईक्यूज में दिमाग लगाना, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते। लास्ट मतलब इस साल जो आया था पेपर, उसके भी पीवाईक्यूज है। इस साल जो पेपर आया था, हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहे हैं वो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है, पहले ही बोला मैंने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आपको लग रहा है वो मैंने देख ली है आपके, समझ रहा हूं क्या क्या, उनको एक बार चेक कर लेंगे कहां क्या दिक्कत आई है। पीवाईक्यू जरा लगाओ तेजी से, देखें क्या लगाते हो। अच्छा, 70 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन चेक करके नेक्स्ट वाले में अपडेट करेंगे उसको क्या कहना चाह रहे हो। बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन ही पेस्ट करेंगे, एनसीईआरटी के पैरा के साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है, टेंशन मत करो। एनसीईआरटी का पैरा, शायद आज एनसीईआरटी का पैरा नहीं है, अगली बार एनसीईआरटी का पैरा रख करके उसको मैच कराएंगे। इसका रिस्पॉन्स दो। पीवाईक्यू है इस साल जो नीट में आया था, जो बच्चे साल नीट में अटेम्प्ट किए थे वो कर पाएंगे, क्योंकि इस साल ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। बीच में भी एक आध बार रिपीट हुआ है, पर इस साल तो काफी आए थे। तो डाइजेस्टिव में भी एक स्टेटमेंट था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, आप समझ रहे हो, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। Specialized lymphatic capillary called lacteals carry chylomicron into lymphatic vessels and ultimately into blood। ठीक है, डायरेक्टली एंटर नहीं करते, पहले काइलोमैक्रोन में कन्वर्ट होते हैं, जो लैक्टल्स में एंटर करके लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए तब फाइनली किस में जाते हैं? ब्लड में एंटर करते हैं। समझ गए ना? तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। सही है, बिल्कुल, ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, ये एपिथेलियल में एब्जॉर्ब होते हैं, एपिथेलियल में जाकर के काइलोमैक्रोन में कन्वर्ट होते हैं, फिर काइलोमैक्रोन लैक्टेल्स में एंटर करते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए तब फाइनल ब्लड में एंटर करते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरी कॉल्ड लैक्टेल्स कैरी काइलोमैक्रोन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो सेकंड वाला जिन बच्चों ने लगाया था 2022 में वो सही था। 2022 में क्वेश्चन और आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सीक्रेशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। क्या नहीं होगा सलाइवरी ग्लैंड के सीक्रेशन से? नॉट परफॉर्म। तो बच्चे जल्दी जल्दी में नॉट नहीं देख पाए थे, इससे गलती हुई थी, पर मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था इसको। ठीक है, डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, हाँ, डाइसैकेराइड का डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो यही नहीं होगा। कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, यस, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब, ये बिल्कुल स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, फर्स्ट ऑप्शन जो नहीं होगा। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट इलियोसिकल जंक्शन, नो। जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, यस। गैस्ट्रोइसोफेगल, नो। जंक्शन ऑफ जेजुनम, नो। याद हो आपको,
ऊपर से लिवर, लिवर से जो डक्ट आती है गॉल ब्लैडर या स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन होगा, फिर यहाँ पेनक्रेटिक डक्ट आएगी, ये मिलकर के हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट बनाएगी, एम्पुल ऑफ वेटर की हेल्प से ड्यूडेनम में ओपनिंग होगी, इसी को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ, ठीक है, ओडी। तो ड्यूडेनम और हेपेटो पेनक्रेटिक जंक्शन पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 21 में क्वेश्चन हो रहा है, सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस, थर्ड ऑप्शन। The enzyme enterokinase help in conversion of enterokinase, ट्रप्सिनोजन को ट्रप्सिन में कन्वर्ट करता है, फिर ट्रप्सिन बचे हुए रिमेनिंग एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है, याद हो आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 50 नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, करेक्ट पूछा है, ठीक है। सिरोसा इज द इनरमोस्ट, नो, आउटर मोस्ट। इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम ओपन इनटू द नो लार्ज इंटेस्टाइन। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द ड्यूडेनम, नो, सब गलत है, ठीक है, ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट है। 51 क्वेश्चन है, नीट 2018 का है। Select the correct option from the following, जरा मैच करो। क्रप्ट ऑफ लिवर, खून, क्रप्ट ऑफ लिवर, खून, स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लिसन्स कैप्सूल कवरिंग ऑफ लिवर। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पेनक्रियाज, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, एक का थर्ड, एक का थर्ड, बी का फोर्थ, एक का थर्ड, बी का फोर्थ, ठीक है, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, मिल गया। थर्ड ऑप्शन लगा दो, जिनका थर्ड था बिल्कुल सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन एरेथ्रोपोइसिस, एरेथ्रोपोइसिस में इनडायरेक्टली कौन हेल्प करता है, ठीक है, चीफ सेल, गोबलेट सेल, म्यूकस सेल या पराइटल सेल, बताओ कौन हेल्प करता है, पराइटल सेल। क्यों करते हैं, क्योंकि पराइटल सेल कैस्टिल इंटरेंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और ये किसमें काम करता है, मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के मैचुरेशन में पार्टिसिपेट करता है पराइटल सेल। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीज, अच्छा विटामिन तो अब हटा ही दिया गया है, ठीक है, विटामिन तो अब हटा दिया गया है, विटामिन वाले को छोड़ देते हैं तो सिलेबस से ही निकाल दिया इन्होंने, अच्छा ओके। तो ये एक्चुअल में कुछ क्वेश्चंस थे, अभी हमने ज़्यादा नहीं लिए, 5 ईयर के लिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन हमें ले रहे थे 60 के आसपास, 50-60 के बीच में, टाइम के हिसाब से उतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे, टाइम भी हो गया। तो अगले चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, डाइजेस्टिव खत्म नहीं हुआ, डाइजेस्टिव के क्वेश्चन भी होंगे, रेस्पिरेटरी के कुछ क्वेश्चंस में बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, उसको एक बार हम एनसीईआरटी से पैरा से मैच करके उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, या जो भी क्वेश्चन आपने लिखा हो, पर इस सेशन से आपको हेल्प मिलेगी। और रेस्पिरेटरी के कुछ कंसेप्ट रह गए थे, जो अगले लेक्चर में वो कंसेप्ट ही डिस्कस करूंगा मैं, जिससे कि वो जो डाउट आ रहे थे वो नहीं आएंगे, ठीक है, वो कंसेप्ट हम जिक्र करेंगे रेस्पिरेटरी के। और अगला जो टारगेट होगा हमारा सर्कुलेटरी होगा, जो हाईली कंसेप्चुअल है, आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, जिसमें हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सब ईडीवी, ईएसबी, कार्डिक आउटपुट, आप समझ रहे हो, स्ट्रोक वॉल्यूम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कार्डिक साइकिल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, हार्ट डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता है, ईसीजी से बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो इन टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, सेम असर्शन रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चन के बेस पर। मतलब अगला जो सेशन होगा बेहतरीन होगा, ठीक है, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो हर सेशन को और बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझे
तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, वही संडे इवनिंग, सेम इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लोगे, 2 चैप्टर हो गए आज आपके, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, इनका रिवीजन एक बार और मार लेना। इसे अब धीरे धीरे आप रिवीजन करते जाओगे। अगले वाले के अंदर हम इन दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। डाइजेस्टिव के 10% रह जाएंगे, 20% रेस्पिरेटरी के, और 70% तो उसके आएंगे ही, किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो यही पैटर्न चलता जाएगा, जिससे कि हमारी रिवीजन अच्छी होती जाएगी और कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। और सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं एक 70 नंबर क्वेश्चन में बच्चों ने कुछ लिखा है तो इसके बाद डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।